बताया था कि इटली में एक मीनाकियो नाम का व्यक्ति था जो कि चक्की मिल में काम करता था, और उसने बाइबल का एक गलत इंटरप्रिटेशन के कारण उसको जितने भी सारे उस समय के जो पोप लोग थे उसको फांसी की सज़ा सुना दी और उसकी मृत्यु दंड दे दिया गया। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, टॉपिक का नाम है आपका द रीडिंग मानिया। रीडिंग मानिया का मतलब क्या हो गया? पढ़ने के एक सनकपन कह सकते हैं। पढ़ाई को लेकर व्यक्ति इतना ज़्यादा पागलपन हो जाए, उसी को कहा जाता है रीडिंग मानिया कहा जाता है। अब ये हम लोग देखते ही देखते हम लोग की सेंचुरी में आ गया 17 to 18 सेंचुरी में। 17 to 18 सेंचुरी में क्या होता है कि यूरोप का जो लिटरेसी रेट होता है धीरे धीरे बढ़ता है, और इतना तेज़ में बढ़ता है कि 60 से 80% तक इसका लिटरेसी रेट चला गया। वहीं यूरोप का पहले जो लिटरेसी रेट था बहुत ही ज़्यादा कम था। तो उस समय में लोगों को क्या दिक्कत था, जितने भी बुक्स जो सेलर होते थे उनको ये दिक्कत था कि हमें किताब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचाना है। लेकिन उस समय में लोग अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। तो उनका सबसे बड़ा मेन मोटिव ये हुआ कि लोगों को हम एक तरह से क्या करें, मोटिवेट करें, और उनको पढ़ने के लिए हम क्या करें, मोटिवेट करने के बाद करेंगे तो हमारा किताब की सेलिंग क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो वहीं क्या होता है कि धीरे 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 लोग पढ़ना शुरू कर दिए, और एक नए तरह की क्रांति देखने को मिलता है पढ़ने को लेकर। यूरोप की जो साक्षरता दर है, जो लिटरेसी रेट होता है, एकदम से क्या होता है, एकदम उछाल आता है। और जब लिटरेसी रेट बढ़ने लगी, किताब की कमी रही नहीं, कॉपी की कमी नहीं रही। अब गाँव में भी क्या होने लगा, स्कूल खुलने लगी। जितने भी गाँव वगैरह सब थे, गाँव में स्कूल खुलने लगा, सब स्कूल खुलने लगा। चर्च के भी अपना बहुत सारे जो नए नए ब्रांच थे वो सब खुलने लगे। अब इस समय में होता है क्या होता है, बुक सेलर्स जो होते थे, किताब जो बेचने वाले होते थे, वो किताब को बेचने के लिए पेडलर्स को नियुक्त करते थे। पेडलर्स क्या होता है, जैसे गांव में क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति आता है घूम घूम के कोई सामान बेचता है, जैसे कोई भाजा बेच रहा है, कोई चूड़ी बेच रहा है, इस तरीके से जो कपड़ा भी बेचता है लोग मोटरसाइकिल पर या साइकिल पर, वो लोग पेडलर्स कहलाता है लोग। तो उस समय के जो पेडलर्स होते थे, बुक सेलर्स क्या होते थे, पेडलर्स को हायर करते थे, और किताब को प्रिंट करने के बाद इन्हीं पेडलर्स को लेकर क्या होता था, गाँव में भेजा जाता था। और ये पेडलर्स गाँव में घूम घूम कर किताबों को बेचते थे। और जैसे किसी व्यक्ति को कोई अच्छा किताब लग रहा है तो उसी पेडलर से क्या होता था, किताब खरीद लिया जाता था। क्योंकि इस समय में किताबों की जो कीमत है बहुत हद तक क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। गरीब से गरीब लोग भी किताब को क्या कर सकता है, इस समय में आराम से एक्सेस कर सकता है, क्योंकि किताब बहुत सस्ती हो चुकी है। और ये जो पेडलर्स होते थे किस प्रकार की किताबें बेचते थे, ये पेडलर्स जो बेचते थे एल्मेनिक्स का, एल्मेनिक्स मतलब जितना भी कैलेंडर से, जैसे किसी व्यक्ति को जानना हो कि हाँ आज का दिन कैसा रहने वाला है, कैलेंडर्स आने वाले दिन का कौन सा दिन कैसे, रविवार है, मंडे है, इस तरीके का जो कैलेंडर्स वगैरह सब होता था। ब्लाड्स होता था, ब्लाड्स का मतलब होता लोक कथा होता था, फोल्क टेल्स फोल्क टेल्स भी होते थे, ठीक है, कई तरह के नॉवेल्स वगैरह सब, ये सब लोग क्या करते थे, गांव में भेजते थे। और इस तरीके से बुक सेलर की क्या होती थी, कमाई होती थी, ठीक है। अब अलग अलग देशों में अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड में पेनी चेप बुक्स होता था। पेनी चेप बुक्स का मतलब क्या था, पेनी का मतलब होता है समझ सके पाई में, यानी किताब इतना ज़्यादा सस्ता था कि वो समझिए कि गरीब से गरीब भी लोग क्या कर रहा है, उसको हायर कर रहा था। इंग्लैंड में जो व्यक्ति पेनी चेप बुक्स बेचा जाता था, और इस पेनी चेप बुक्स को कौन बेचता था, चैपमैन, यानी जो इसको पेटी पेडलर्स भी कहते थे। तो पेटी पेडलर्स या चैपमैन जो होते थे वो कौन से बुक्स बेचते थे, पेनी चेप बुक्स बेचते थे। वहीं अगर हम फ्रांस में बात करेंगे तो फ्रांस में था बिलियोथिक ब्लू। फ्रांस में कौन सी किताबें बेची जाती थी, बिलियोथिक ब्लू। और ये दोनों में अंतर बस इतना ही था कि ये जो था इसमें ब्लू कलर का कवर होता था, यानी बिलियोथिक ब्लू में ये होता था, ब्लू कलर का इसमें कवर लगा होता था। ये भी किताब बहुत सस्ता थी, क्योंकि इसका जो छपाई होता था बहुत ही साधारण से पेज पे ही इसका छपाई कर दिया जाता था, क्योंकि साधारण से साधारण लोगों के पास किताब को पहुंचाना था। तो फ्रांस में जो किताब बेचा जाता था उसको बिलियोथिक ब्लू कहा जाता था, और इसको भी बहुत सस्ता, ये दोनों ही बहुत ही ज़्यादा सस्ता था, चीप बुक्स था। लेकिन इंग्लैंड में जो बेचा जाता था उसको पेनी चेप बुक्स, और जो फ्रांस में बेचा जाता था उसको बिलियोथिक ब्लू कहा जाता था, ठीक है। आगे जाकर धीरे धीरे क्या होता है कि अब न्यूज़पेपर से रिलेटेड करंट अफेयर्स, ये सब चीज़ें क्या होने लगती है, किताब भी छपने लगता है। जैसे न्यूज़पेपर छपने लगा, करंट अफेयर्स छपने लगा। अब ये न्यूज़पेपर किस चीज़ के बारे में था, जैसे उस समय मान लीजिए करंट में कोई वार चल रहा हो, उस समय में कोई युद्ध हो रहा है। अभी वर्तमान समय में अगर देखिएगा यूक्रेन में लड़ाई हो रहा है, तो यूक्रेन का लड़ाई का हमें कैसे खबर होता है, न्यूज़पेपर के माध्यम से खबर होता है। तो उस समय के जो तत्कालिक जो घटनाएं होती थी उन सभी को इसी न्यूज़पेपर में या करंट अफेयर्स के माध्यम से दिखाया जाने लगा, लोग पढ़ने लगे। और इस तरीके से लोग अपना मतलब जो भी था उस समय के जो तत्कालीन जो कोई भी घटना घट रही है उसका ज्ञान ये लोग क्या होता है, रखने लगे, ठीक है। यहाँ ही नहीं, सिर्फ पोएट्री चाहे नोवेल ये सब कुछ नहीं, फिर आगे जाके हम क्या देखते हैं कि जो साइंटिस्ट का जो विचारधारा है, पहले कोई साइंटिस्ट वगैरह सब नहीं आ रहा है लोग, पहले साइंटिस्ट का जो विचारधारा है वो एक तरह से किसी एक हद तक वो लोग सीमित है। लेकिन अब क्या हो रहा है, किताब आ रहा है, अब साइंटिस्ट भी इसमें पीछे नहीं है, फिलोसफर भी पीछे नहीं है, वो भी अपने आइडिया को क्या कर रहा है लोग, बुक्स के माध्यम से क्या कर रहा है लोग, पब्लिश कर रहा है लोग। इसी साइंटिस्ट में एक व्यक्ति है
एक साइंटिस्ट है, महान साइंटिस्ट है, सर आइजक न्यूटन। सर आइजक न्यूटन को कौन नहीं जानता है, ठीक है, इन्हीं के ऊपर एप्पल गिरा था, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये सर आइजक न्यूटन अपने विचारों को, अपने जितने भी साइंटिफिक रिसर्च था वो किताबों में छपवाना शुरू कर दिए। अब एक जो रीडर्स का एक मतलब एक सेक्शन था, एक नया नया सेक्शन निकल रहा है। कोई ऐसे रीडर्स है जिसको साइंटिफिक आर्टिकल्स अच्छा लगता है तो साइंटिफिक आर्टिकल्स अच्छा वो पढ़ता है। कई ऐसे रीडर्स थे जिसको कविता अच्छा लग रहा है तो कविता खूब अच्छा पढ़ेगा। कई ऐसे रीडर्स थे जिनको नोवेल्स पढ़ना अच्छा लगता था, वो लोग नोवेल पढ़ रहे हैं। कोई ऐसे रीडर्स है जो हर तरह की किताबें पढ़ रहा है। तो ये तरह तरह के रीडर सेक्शन क्या हो रहा है, मतलब बट गया है। यहाँ तक ही नहीं, सर आइजक न्यूटन के साथ थॉमस पेन, उस समय के विचारक जो है, उस समय के जो फिलोसफर है, ज्ञान जो दार्शनिक होते हैं वो लोग, दार्शनिक लोग, थॉमस पेन है, वोल्टेयर है, जैन जैकब रूसो है, ये सब क्या है, उस समय के विचारक हैं। और ये लोग अपने विचारों को इसी पुस्तक के माध्यम से लोगों में क्या कर रहे हैं, फैला रहे हैं। और ये अपने जो भी इनका विचार है, धीरे धीरे लोग इनको पढ़ रहे हैं। और इनको पढ़ने के उपरांत क्या होता है कि ये चीज़ों को क्या करते हैं, समझते हैं। और एक नया ही एक रीडर का सेक्शन मतलब क्या होता है, उभर कर आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे जाकर, इसमें कई तरह के लोग जो है, मतलब मैंने कल ही बताया था कि प्रिंट को लेकर बहुत ऐसे लोग हैं जो प्रिंट को बहुत ही एक अच्छा वरदान के रूप में समझ रहे हैं। उसी तरीके से एक और व्यक्ति है जिसका नाम है लुइस सेबेस्टियन मर्सियर, एक फ्रांस के हैं। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर कहाँ के हैं, फ्रांस के हैं। ये एक उपन्यासकार है, ये नोवेलिस्ट है। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर क्या है, ये नोवेलिस्ट है फ्रांस के। ये क्या कर रहे हैं, ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ट्रेम्बल्स का मतलब होता है कांप जाओ, वर्ल्ड का मतलब संसार, यानी संसार के अत्याचारी लोगों कांप जाओ। किससे, क्योंकि प्रिंट आ गया है। ये कह रहे हैं कि प्रिंट एक ऐसा चीज़ है जो प्रिंट का माध्यम वर्चस्व इतना है कि जितने भी अत्याचारी लोग, अत्याचारी मतलब जो भी अत्याचार कर रहा है, इस दुनिया पर जुल्म कर रहा है, यानी मेन रूप से ये लोग राजा को और जो भी मतलब पादरी वगैरह सब थे, इन्हीं को मतलब इशारा कर रहे हैं कि हाँ तुम लोग कांप जाओ, क्योंकि अब जो है इस दुनिया में प्रिंट आ चुका है। और प्रिंट के माध्यम से लोग पढ़ना शुरू किए हैं। प्रिंट के माध्यम से लोग शिक्षित हो रहे हैं, बौद्धिक हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। अब उनको दबाना आसान बात नहीं है। पहले की तरह नहीं है कि हाँ किसी तरह से भी तुम उसको सप्रेस कर सकते हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब लोग क्या हो रहे हैं, समझदार हो रहे हैं। तो वही कह रहा है कि ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, कांप जाओ दुनिया के लोगों, क्योंकि अब दुनिया में क्या आ गया है, प्रिंट आ गया है। और ये प्रिंट को कह रहे हैं कि प्रिंट एक दुनिया का सबसे बड़ा समझिए कि वरदान है, ठीक है। प्रिंट एक ऐसा चीज़ है जो दुनिया में आने का कारण यही है कि ये दुनिया से जुल्म को क्या करेगा, खत्म करेगा। ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का विचार है। और ये जो उपन्यास उसमें लिखते हैं, तो उपन्यास में जो अपने हीरो को दिखाते हैं, ये हीरो कोई सुपरमैन की तरह नहीं होता है जो एक स्पाइडरमैन की तरह जो आए और पूरी तरीके से मतलब निकाले बचा दे। इस स्पाइडरमैन की तरह कोई हीरो नहीं है, कोई बड़ा सा हीरो नहीं है। इनका जो नोबेल का जो हीरो है, ये बिल्कुल सिंपल है। एक नोबेल का हीरो ऐसा है जो किताब को पढ़ता है और किताब को पढ़कर लोगों को समझाता है, और उसके माध्यम से क्या करता है, किताब के माध्यम से क्या करता है, क्रांति करता है। तो ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का विचार है। आपसे पूछा जाएगा ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड किसका कथन है, तो आपको याद रखना पड़ेगा लुइस सेबेस्टियन मर्सियर का ये क्या है, कथन है, ठीक है। अब ये इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है कि आखिर ये बात क्यों कहा जा रहा है। इसका रीजन ये है कि जितने भी सारे क्रांति हुई है, आप देखिएगा जितने भी सारा, चाहे फ्रेंच रिवोल्यूशन हो, चाहे रशियन रिवोल्यूशन हो, जितने भी सारे क्रांति हो, चाहे भारत का कोई भी क्रांति हो, उन सभी क्रांति में कहीं ना कहीं मतलब प्रिंट का ही योगदान रहा है। चाहे भारत का 1857 का क्रांति हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, क्योंकि यहाँ भी इस समय में क्या हो रहा है, प्रिंट आ रहा है। लोगों को न्यूज़पेपर के माध्यम से, किताबों के माध्यम से क्या किया जा रहा है, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है कि तुम अपने अपने अधिकार को समझो, तुम समझो कि कैसे तुम्हारे अधिकार को दबाया जा रहा है। यहाँ भी यही चीज़ है। जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ था 14 जुलाई 1789 को, 14 जुलाई 1789 को, जो बेस्टाइल फोर्ट पर हमला किया गया था फ्रांस में, तो ये फ्रांस की जो क्रांति है, दरअसल ये नहीं है कि हाँ कोई व्यक्ति उठा और क्रांति कर दिया। ये 1789 में पीछे से मतलब इसका विचारधारा ऐसा था कि लोग यहाँ से दबे हुए थे और इनके समाज के लोगों को कई तरह से इनको दबाया जाता था। इसी समाज में 3 प्रकार के लोग रहते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट ये तो नोबेल और क्लर्जी आते थे। फर्स्ट और सेकंड में कौन आते थे, नोबेल और क्लर्जी, जो कि मतलब हाई मतलब कह सकते हैं रिच लोग हैं। जबकि थर्ड स्टेट में कौन आता है, पीजेंट्स, पीजेंट्स आ रहा है, वुमेन्स आ रही है, जितने भी साधारण जो लोग हैं, गरीब किसान के लोग हैं, पुअर वगैरह सब जो लोग हैं, वो थर्ड स्टेट में आ रहे हैं। इनको टैक्स देना ही नहीं है, इन दोनों को टैक्स नहीं देना होता था, जबकि थर्ड स्टेट को टैक्स देना होता था। इस समय में कोई आवाज़ राजा के खिलाफ नहीं उठा रहा है, और जो राजा के खिलाफ आवाज़ उठाता था भी तो उनको क्या होता था, गुलोटाइन करा दिया जाता था, उनको मतलब मृत्युदंड की सजा दे दिया जाता था। लेकिन जब प्रिंट आने लगा, तो प्रिंट जब आने लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास विचारधारा फैलने लगी। रूसो का विचारधारा हो, जैन जैकब रूसो का विचारधारा हो, चाहे थॉमस पेन, इन जितना भी लोगों का विचारधारा है, लोगों के पास जाने लगा, और लोग अपने अधिकारों को समझ कर इन चीज़ों को क्या करने लगे, विरोध करने लगे। तो कहा जाता है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ है उसमें प्रिंट कल्चर का कितना भूमिका है, मतलब रोल क्या है, प्रिंट का क्या रोल है।
क्या फ्रेंच रिवॉल्यूशन के पीछे प्रिंट का योगदान है, कंट्रीब्यूशन है? अगर है तो उसका क्या रीज़न है? तो देखिए इसका 3 रीज़न दिया जाता है। पहला रीज़न दिया जाता है आइडियाज़। जितने भी थिंकर्स का जो विचार है, जितने भी थिंकर्स जो उस समय के जो तत्कालिक जो थिंकर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उन लोगों का जो विचार था इस थर्ड स्टेट को लेकर, चाहे मतलब जो भी उनका विचार था कि मनुष्य जो होता है कि परतंत्र गुलाम पैदा नहीं हुआ है, मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ है और मनुष्य को ये चाहिए कि वो किसी के जंजीरों में बंद कर ना रहे। इस प्रकार की विचारधारा जब लोग पढ़ते थे तो समझते थे कि नहीं, हमारे साथ इस तरीके से गलती हो रहा है, हमें इसका आवाज़ उठाना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ लोग जब आवाज़ उठाते हैं तो कहीं ना कहीं जो सत्ता के जो सत्ता के ऊपर जो बैठा हुआ है लोग, कहीं ना कहीं उनके अंदर एक डर पैदा होगा, एक भय पैदा होगा। तो पहला विचार दिया जाता है कि जो थिंकर्स थे, इन्हीं थिंकर्स की वजह से वहाँ के तत्कालिक जो लोग थे उनके अंदर ये आइडिया आता है कि हमें क्या करना चाहिए, रिवोल्यूशन करना चाहिए। हमें अपने जो भी मतलब हमारा जो अधिकार है उनको हमें हनन नहीं होने देना है, उनको कम नहीं होने देना है। दूसरा क्या है, क्रिएटेड न्यू कल्चर। दूसरा चीज़ क्या है, प्रिंट जो क्या करता है, एक नए कल्चर को ईजाद करता है। पहले पढ़ाई लिखाई नहीं था, लोग अनपढ़ थे, दरअसल एक ही प्रकार के काम कर रहे हैं। अब जबकि प्रिंट आ गया है, लोग किताबें पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक नया कल्चर देखने को मिल रहा है। पढ़ाई का एक नया कल्चर, सोचने समझने की क्षमता, काम करने की क्षमता, चाहे कोई भी चीज़ हो, उसमें एक नया कल्चर क्रिएट हो रहा है। लेकिन अब लोग पहले जैसा नहीं रह गए हैं। तो ये भी क्या होता है, एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। तीसरा क्या होता है कि जो सोशल ऑर्डर है, अब क्या होता है, लोग जब किताब पढ़ने लगे तो अब उनका दिमाग क्या हो गया, रेशनल माइंड हो गया, तार्किक दिमाग। अब वो रेशनल माइंड से सोच रहे हैं कि रेशनल माइंड क्या होता है, तार्किक दिमाग। कोई भी चीज़ के पीछे कारण ढूंढना चाहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति कोई चीज़ दे रहा है तो हम उसको, कोई भी चीज़ कर रहा है हम आँख बंद करके उसको कर दिए, तो उसके पीछे हम दिमाग नहीं लगाए कि इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, वो अपना दिमाग लगा रहे हैं लोग। अब क्या कर रहे हैं, इसी के खिलाफ वो क्वेश्चन पूछ रहा है लोग कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी स्टेट है इसके पीछे क्या है। आखिर हमसे तुम काहे तुम टैक्स लेगा, बाकी लोग से क्यों टैक्स क्यों नहीं ले रहे हो। कोई व्यक्ति थर्ड स्टेट में पैदा हो रहा है तो उससे तुम टैक्स ले रहे हो। अब ये क्या हो रहा है, राजा के खिलाफ इससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये जो जितने भी सारे चीज़ है, प्रिंट कल्चर और फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, इसमें क्या करता है, इसमें ये जो प्रिंट जो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बहुत हद तक क्या करता है, कंट्रीब्यूशन करता है, जिससे लोग क्या होते हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। और एक दिन ऐसा आता है 14 जुलाई 1789 को एक दिन आता है जब राजा का एक जो सत्ता था पूरी तरीके से क्या होती है, खत्म होती है। और आगे जाके इसी फ्रांस में क्या होता है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी की क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है। तो ये सब चीज़ हम क्या समझते हैं कि इस मतलब द रीडिंग मानिया में हमने ये समझा। रीडिंग मानिया में हमने क्या समझा कि अगर आप इसको समझिएगा, पहले मैं समझा 17 से 18 सेंचुरी में क्या होता है, लिटरेसी रेट बढ़ गया। फिर धीरे धीरे लिटरेसी रेट बढ़ने लगा, लोग पढ़ने लगे, किताबें सस्ती होने लगी। जब किताबें सस्ती होने लगी तो क्या होने लगा, किताब का दाम कम होने लगा। अब जो भी बुक सेलर्स होते थे, पेडलर्स को नियुक्त करते थे और ये पेडलर्स गांव में घूम घूम कर किताबों को बेचते थे, सस्ते दामों में किताबों को बेचते थे। इंग्लैंड में इस जो किताब को बेचा जाता था उसको चैप बुक्स कहा जाता था। चैप बुक्स कहते थे, यानी पेनी चैप बुक्स कहते थे। और इसको बेचने वाले को बोला जाता था चैपमैन। जबकि फ्रांस की बात करेंगे तो फ्रांस में बिलियोथिक ब्लू बेचा जाता था। बिलियोथिक ब्लू में ब्लू कलर का कवर होता था, और ये ब्लू कलर का कवर जो होता था ये भी सस्ता ही होता था, दोनों मुकाबले में सस्ता ही होता था। ये साधारण से पेज पर क्या होता था, इसको छापा जाता था। फिर मैंने ये बताया कि जो भी आगे चल के न्यूज़पेपर की छपाई होती है, करंट अफेयर्स की छपाई होने लगी। फिर आगे जाकर देखते हैं कि साइंटिफिक विचारधारा, फिलोसफर की विचारधारा, ठीक है, सर आइजक न्यूटन आते हैं, वोल्टेयर आते हैं, जॉन जेकब रूसो आते हैं। इन सभी को विचारधारा क्या होती है कि मार्केट में आने लगती है, लोग पढ़ने लगते हैं, समझदार होने लगते हैं। और फ्रांस के एक व्यक्ति है लुइस सेबेस्टियन बेस्टियर, जो एक नोवेलिस्ट है। वो अपने नोवेल्स में एक मतलब जो भी उसका हीरो होता था उसको एक रीडर की तरह दिखाते थे। और वो रीडर क्या होता है, समाज को क्या करता है, बदलता है। ये बोलते हैं कि टायरेंट्स टायरेंट्स ट्रेम्बल देयर फॉर टायरेंट्स ट्रेम्बल्स देयर फॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रेम्बल्स देयर। 15-19 का कहाँ से, 15-19, चलो ठीक है। फ्रांस के लुइस सेबेस्टियन मर्सियर्स होते हैं, जो कि एक नोवेलिस्ट है। वो किताब लिखते हैं और वो किताब में हीरो को एज ए रीडर की तरफ दिखाते हैं। और यही रीडर आगे जाकर क्या होता है, अपने आप को मतलब अपने आप को वो समाज को बदलता है, क्रांति करता है। लुइस सेबेस्टियन मर्सियर जो है प्रिंट से बहुत ज़्यादा खुश है। ये बोलते हैं कि प्रिंट जो है सामाजिक जो भी संरचना है, जो पुरानी ढांचा है, वो क्या करेगा, बदलेगा। और ये जितने भी अत्याचारी लोग हैं उनको क्या करेगा, उन पर अंकुश लगाएगा, उन पर क्या करेगा, ये रोक लगाएगा। ये लुइस सेबेस्टियन मर्सियस का विचार है। ये फ्रांस का, इसको क्या रखिएगा, याद रखिएगा। फिर मैंने बताया कि प्रिंट कल्चर में क्या होता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में प्रिंट कल्चर का ही सबसे बड़ा क्या होता है, रोल होता है। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि आगे हम लोग को जो भी टॉपिक होगा उसको हम अच्छा से क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि हम लोगों ने 17 से 18 सेंचुरी तक पढ़ लिया है। अब आगे पढ़ेंगे 19 सेंचुरी में किताब का क्या क्रेज बढ़ता है। धीरे धीरे जैसे पहले किताब जो होता था उस तरीके से हम पढ़ते आ रहे हैं। 17 सेंचुरी 18 सेंचुरी उस तरीके से धीरे धीरे 12-13 सेंचुरी करते करते हम लोग अब 17 से 18 सेंचुरी में हम आके सिचुएशन को देख लिए कि किताब धीरे धीरे और प्रिंट का जो है गति किस तरीके से बढ़ रही है। अब हम पढ़ेंगे 19 सेंचुरी में जो दुनिया है, एक किताब का